हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट युवराज सिंह। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेड लीगल मैगजीन पढ़ेंगे। इम्पोर्टेड लीगल मैगजीन जो आईपीसी के अंतर्गत बताई गई हैं, या हम बोल सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत जो इम्पोर्टेड लीगल मैगजीन है। कुछ लीगल इम्पोर्टेड मैगजीन जो इम्पोर्टेड है वो मैंने नोट करके यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है, और वो इम्पोर्टेंट मैगजीन हम लोग अच्छे से समझेंगे। बाकी कुछ टॉट के अंतर्गत भी हम लोग समझेंगे कौन सी इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन है। देखिए, पहले बात ये आती है कि जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उस एक्ट को आखिर पढ़ना कैसे है, आखिर कैसे समझना है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन यही रहते हैं कि जैसे कि कोई भी एक्ट हमको नया पेपर स्टार्ट करना है, नया पेपर पढ़ना है, तो उसको किस पेज पे पढ़ना है, कैसे इम्पोर्टेंट नोट करना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे उसको तैयार करना है और कैसे उसको याद करना है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग ये इतना पढ़ेंगे जितना हम लोग को पता ही होना चाहिए। फालतू चीज़ें हम लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। हम लोग आईपीसी के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन होती हैं उनको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आपको नहीं याद होगी तो आप आगे कहीं भी प्री मेंस या इंटरव्यू, कहीं भी आल जुडिशरी, एपीओ, राजस्थान या कहीं भी कोई भी अदर एग्जाम दे रहे होंगे तो उसके अंतर्गत भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जो लीगल इम्पोर्टेंट मैगजीन होती हैं इसको हम लोग एक एक चीज़ लेके समझेंगे। इधर भी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और इधर भी बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन। देखिए, आईपीसी जब हम लोग पढ़ते हैं तो आईपीसी के अंतर्गत जो लीगल मैगजीन इम्पोर्टेंट होती हैं इसको बोलते हैं मुहावरे। हम ये बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में ही बोल सकते हैं कि जैसे उस चीज़ का क्या मतलब होता है। जब हम लोग समानता आईपीसी पढ़ेंगे तो आईपीसी एक प्रोसीजर लॉ जो होती है वो सीआरपीसी है, और जो सब्स्टेंटिव लॉ होती है वो एक आईपीसी होती है। लॉ दो प्रकार की होती है, एक प्रोसीजर होती है, एक सब्स्टेंटिव लॉ होती है। आईपीसी जो है ये एक सब्स्टेंटिव लॉ है। इसके अंतर्गत जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने का उस पर क्या व्यक्ति पे धारा लगेगी ये बताया गया है आईपीसी के अंतर्गत। सपोज जस्ट इसी का अपोजिट होता है कि जब व्यक्ति वो अपराध कर लेता है तो उस व्यक्ति का ट्रायल कैसे चलेगा, उसका प्रोसीजर कैसे चलेगा, उस व्यक्ति का विचारण कैसे होगा, उसको दोष मुक्ति, दोष सिद्धि कैसे होगी, ये कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है सीआरपीसी। उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोसीजर लॉ। जब आप लोग लॉ पढ़ेंगे तो लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ दो प्रकार से होते हैं, एक होता है प्रोसीजर लॉ और दूसरा होता है सब्स्टेंटिव लॉ। अब आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोसीजर लॉ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और सब्स्टेंटिव लॉ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो आईपीसी आज हम लोग इंपॉर्टेंट इसकी श्रुतियां समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे एक एक श्रुति अच्छे से ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से ना। देखिए, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अपराध क्या है। जब आप लोग को समानता आईपीसी पढ़ेंगे तो आईपीसी ये दंड के विषय में बात करती है। भारतीय दंड संहिता, इसका नाम ही है भारतीय दंड संहिता, यानी ये दंड के बारे में बात करती है कि आपको कौन से दंड दिए जाएंगे, कौन से आपने क्राइम किया, किस क्राइम के तहत आपको कौन कौन से ऑफेंस, आपको अपराध किया तो आपने कौन कौन से आपको पनिशमेंट दी जाएगी, ये बात करता है। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर ये क्राइम क्या होता है, अपराध क्या होता है। तो जब हम लोग अपराध पढ़ेंगे आईपीसी के अंतर्गत, अपराध समानता तो कहीं नहीं बताया गया है। जब हम लोग आईपीसी सेक्शन 40 पढ़ेंगे, 40 पढ़ेंगे तो वहां पे अपराध बताया गया है, किंतु वहां अपराध के बारे में पूरी डिफिनेशन नहीं दी गई है, अपराध ही बताया गया है। तो जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ेंगे, जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो सीआरपीसी के सेक्शन 2 सब क्लॉज एन में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आईपीसी की अपराध की थोड़ी सी परिभाषा दी गई है कि जिस कार्य को विधि के द्वारा
उद्घोषित और दंडनीय बनाया गया हो वह कार्य अपराध के अंतर्गत आता है। तो वो सीआरपीसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, तो वो अपराध के अंतर्गत आता है। अब हम समझते हैं कि अपराध होने के लिए मानसिक तत्व क्या होते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम है, ये आपको पता ही होनी चाहिए। आप प्री मेंस इंटरव्यू कहीं भी देने जाते हैं तो आपसे ये इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम पूछी ही जाती हैं। जितनी मैंने ये इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम लिख रखी है, इसको आप लोग कहीं से भी कुछ मत छोड़िएगा। ये आप कुछ भी आप इसको अच्छे के पॉइंट समझिएगा। पहली बात ये आती है, अपराध के मानसिक तत्व क्या होते हैं। अपराध के मानसिक तत्व में एक श्रुति आती है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं एक्टस नॉन फिसिट रियम निसी मिन सिट रिया, अर्थात बिना दुरासे के कोई कार्य अपराध नहीं होता है। इसको एक बार और समझेंगे। एक्टस नॉन फिसिट रियम निसी मिन सिट रिया, अर्थात बिना दुरासे के कोई कार्य अपराध नहीं होता है। इसका मतलब ये, जब तक आपका मन दूषित ना हो वह कार्य अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट आता है, अपराध होने के लिए प्रमुख दो बातें होती हैं। अपराध जो ऑफेंस होता है उसकी प्रमुख दो बातें हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल सुनिएगा लेक्चर। पहला, विधि द्वारा प्रतिसिद्ध कार्य का किया जाना, यानी विधि के द्वारा प्रतिसिद्ध कार्य का किया जाना, यानी विधि के द्वारा जो प्रतिसिद्ध कार्य है, इसको समझिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये प्रतिसिद्ध का मतलब क्या है? प्रतिसिद्ध कार्य का किया जाना, यानी विधि के द्वारा ऐसा कार्य जो मना किया गया हो वो कार्य आप करते हैं तो वो एक अपराध के अंतर्गत आता है। तो इसी का मतलब होता है प्रतिसिद्ध, जिस कार्य को मना करती विधि वही कार्य आप करते हैं तो वो कार्य अपराध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है, ऐसा कार्य दुराशय पूर्वक होना चाहिए, यानी मन के अंदर दूषित आशय होना चाहिए। ऐसा कार्य दुराशय पूर्वक होना चाहिए, जो मन के अंदर दूषित आशय होना चाहिए। तो यही बोलता है अपराध होने के लिए प्रमुख दो बातें होती हैं। एक, विधि के द्वारा प्रतिसिद्ध कार्य का किया जाना, ऐसा कार्य दुराशय पूर्वक किया जाना, तब वो कार्य अपराध के अंतर्गत आ जाते हैं। इसको हम इंपॉर्टेंट श्रुति में बदल सकते हैं कि एक्टस रियस प्लस मेंटल गिल्ट, यानी माइंड के अंदर वो गिल्ट होना चाहिए। मेंटल गिल्ट इक्वल टू ऑफेंस, ऐसे बोल सकते हैं। एक्टस रियस प्लस मेंटल गिल्ट इक्वल टू ऑफेंस, ऐसे बोल सकते हैं। ये एक आपराधिकृत होते हैं। ये अपराध होने के लिए प्रमुख दो बातें होती हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। इसको हमने हाईलाइट कर रखा है, आप इसको याद कर ही बिल्कुल याद करिए, क्योंकि ये याद करने वाली ही चीज है। एक्टस रियस प्लस मेंटल गिल्ट इक्वल टू ऑफेंस। आपसे कोई पूछता है अपराध क्या है, अपराध होने के लिए प्रमुख दो बातें होती हैं। आप बता सकते हैं कि ऐसा कार्य जो विधि के द्वारा प्रतिसिद्ध कार्य का किया जाना, दूसरा होता है ऐसा कार्य जो कार्य दुराशय पूर्वक किया जाए, यानी मन के अंदर दूषित आशय से किया गया है, तो उसी को बोलते हैं एक्टस रियस प्लस मेंटल गिल्ट इक्वल टू ऑफेंस। वो अपराध के अंतर्गत आ जाता है, ये ऑफेंस हो जाता है। नेक्स्ट आता है आईपीसी का सेक्शन। जब हम लोग 82 और 83 पढ़ते हैं, तो जब 82 और 83 पढ़ते हैं तो ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। दोनों सेक्शन ये बालकों से संबंधित है, ये शिशु से संबंधित है। इन दोनों सेक्शन को आप एक साथ पढ़ सकते हैं। कैसे? देखिए 82 बोलता है डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स का मतलब यह होता है कि ना समझ गुड़िया, यानी ऐसा कार्य जो कार्य की प्रगति को, नेचर को नहीं समझ सकता है, उसको बोलते हैं डॉली इन कैपेक्स। यानी 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा जो कार्य होता है वो क्षम माना गया है।
विधि उस कार्य को क्षम्य मानती है क्योंकि वो कार्य के प्रगति को, नेचर को नहीं समझते। तभी विधि ने कहा है कि जो लॉ ने कहा ना समझ गुड़िया, वो कार्य की प्रगति को नहीं समझते हैं। तो इसको बोलते हैं डॉली इनकैपेक्स, 82 बोलते हैं। 83 आईपीसी का सेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो वहां बोलता है डॉली कैपेक्स। 82 और 83 दोनों में अंतर ध्यान से समझिएगा। 82 में है डॉली इनकैपेक्स, 83 में है डॉली कैपेक्स। 82 में क्या 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य क्षम है, किंतु अब 83 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से नीचे आयु का कार्य जो है वो क्षम माना गया है। तो ये दोनों का अंतर है। दोनों को 82 को बोलते हैं डॉली कैपेक्स इनकैपेक्स और 83 को बोलते हैं डॉली कैपेक्स। तो दोनों सेक्शन को एक साथ आप लिख सकते हैं। 82 83 में दोनों में हमने अंतर समझा। अब बात यह आती कि 83 क्या है। 83 जैसे कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से नीचे का कोई शिशु कार्य करता है तो वो कार्य क्षम माना गया है, किंतु यहां पे एक एक्सेप्शन लगा दिया गया, किंतु जब तक वो कार्य की प्रगति और नेचर को नहीं समझता हो। यानी अगर कोई भी व्यक्ति, बच्चा छोटा सा, अगर उसको वो जानता है कि किसी व्यक्ति की कैसे हत्या होती है, उस रिवॉल्वर से किसी व्यक्ति के कैसे मृत्यु होती है, उसको फायर कैसे किया जाता है, वो क्या होता है, अगर वो सब नेचर प्रगति बता देता है तो उसके अनुसार उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये बताया गया है 83 में। तो ये दोनों एक साथ सेक्शन आप लोग पढ़ेंगे। 87 आता है आईपीसी के अंतर्गत वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। देखिए कुछ मिट गया है, हम कोशिश ये करेंगे कि आप जो मैं बोल रहा हूं इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा और नोट भी कर सकते हैं आप। इंजूरिया, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब ये होता है कि सहमति देने वाले को क्षति नहीं होती है। इस श्रुति का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कोई भी व्यक्ति क्रिकेट खेलने जाता है तो क्रिकेट खेलने में जो भी उनका ग्रुप बनता है, ग्रुप बनने में क्या होता है, वो सब एक साथ सहमति के साथ क्रिकेट खेलते हैं। और क्रिकेट खेलने के दौरान जो कोई भी व्यक्ति, एक मान लो बैटिंग करता है, एक बॉलिंग करता है, किसी भी व्यक्ति की अगर कोई क्षति होती है, मान लो वो बॉलिंग मारता है फेंक के और उस व्यक्ति के सिर पे, पैर, हाथ में कहीं भी लग जाती है, उसको इंजरी हो जाती है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन नहीं, वाद दाखिल नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा मुझे आपके खिलाफ वाद दाखिल करना है, क्योंकि वहाँ पे आपने पहले भी सहमति दी थी। तो ये इसमें संबंधित है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। सपोज जस्ट मानिए जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई बीमारी है या आप किसी को कोई बीमारी है, बीमारी के कारण वो डॉक्टर के पास जब जाता है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो इलाज करने का पूरा सहमति दे देता है कि मुझे डॉक्टर साहब बचाइए कुछ भी करके, तो वो पूरा अपना सहमति देता है। अगर उस कारणवश किसी व्यक्ति को कोई क्षति हो जाती है डॉक्टर से, तो डॉक्टर के खिलाफ एक्शन यानी वाद दाखिल नहीं करेगा, क्योंकि उसने सहमति दे दी। तो ये इसी श्रुति इसी पे आधारित होती है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, सहमति देने वाले को कभी क्षति नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आईपीसी का सेक्शन 95। देखिए मतलब इसका ये है कि डी मिनिमस नॉन क्यूरियस लैक्स, इसका मतलब ये होता है कि जो विधि होती है वो तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती है। विधि जो है वो छोटे मोटे बातों पे ध्यान नहीं देती है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कि सपोज ये मानिए, इसका एग्जाम्पल समझिए कि किसी के यहाँ छोटे मोटे वाद विवाद हो जाते हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो आप ये नहीं कि जाके न्यायालय के
कोर्ट में जाके आपने वहाँ पे वाद दाखिल किया और आप वहाँ पे समय वो कर रहे हैं, तो वो विधि क्या है, छोटे मोटे बातों पे भी विश्वास बात वो ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसके लिए मध्यस्थम न्यायालय या कोई सरपंच या गांव का मुखिया या पंचायत का कोई सदस्य, वो उसके अंतर्गत आप जा सकते हैं। तो वो एक आपका निपटारा या विवाद का मध्यस्थम या कुछ भी कर सकते हैं। तो विधि के पास वैसे भी बहुत सारा वर्णन होता है, तो आप छोटे मोटे बातों पे विधि ध्यान नहीं देती है। इस श्रुति का मतलब होता है डी मिनिमस नॉन क्यूरस लैक्स होता है। इसका मतलब ये होता है विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट आता है इंडियन एविडेंस एक्ट संबंधित जो रेज जेस्टे, ये इंपॉर्टेंट श्रुति होती है। इस श्रुति को बोलते हैं एक ही संव्यवहार के भाग। जब कोई घटना घटित होती है तो एक ही संव्यवहार के अंतर्गत घटती है, तो वो रेज जेस्टे के संबंधित आता है। इसका एक केस आया था, आप लोग जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका जिक्र करेंगे। उसमें केस आया था रटन वर्सेस क्यून का केस आया था, रटन वर्सेस क्यून का केस आया था। आप लोग देख लीजिएगा वो केस, क्योंकि उस केस में क्या हुआ था कि वो एक ही संव्यवहार के अंदर कोई घटना घटित होती है तो वो सुसंगति मान ली जाती है, तो ये रेज जेस्टे से संबंधित होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 40 जब हम लोग पढ़ेंगे तो 40 के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ेंगे रेज जुडिकाटा अपितु यहाँ ही नहीं, आप कहीं भी अगर आप प्री देने जाते हैं, मेंस देने जाते हैं या कोई इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो वहाँ भी आपसे रेज जुडिकाटा के बारे में पूछा जा सकता है। रेज जुडिकाटा आपको समझना ही पड़ेगा। आपसे अगर कोई पूछ देगा कि रेज जुडिकाटा क्या होता है तो आपको वहाँ पे बताना आना चाहिए। रेज जुडिकाटा का मतलब होता है प्रांग न्याय का सिद्धांत। ये जब रेज जुडिकाटा हम पढ़ेंगे तो आप तो यही एक्ट में नहीं पढ़ेंगे, हम 4 जगह पढ़ते हैं। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। जब हम लोग सीआरपीसी सेक्शन पढ़ेंगे, सीआरपीसी सेक्शन के अंतर्गत जब 300 सेक्शन पढ़ेंगे तो 300 सेक्शन में ही रेज जुडिकाटा को बताया गया है। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 के अंतर्गत बताया गया है। जब हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे, सीपीसी में सेक्शन 11 में रेज जुडिकाटा बताया गया है। और जब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 तो वहाँ पे सेक्शन 40 में रेज जुडिकाटा बताया गया है। अब हम लोग जब रेज जुडिकाटा पढ़ेंगे वहाँ पे और अच्छे से उसको डिफाइन करेंगे। देखिए प्री मेंस ऑफ व्यू से आप लोग पढ़िए कि कौन से सेक्शन में क्या क्या बताया गया है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 41, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का ही संबंधित है। इसको बोलते हैं राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम। इसका मतलब होता है सर्वबंधी अधिकार। सर्वबंधी अधिकार और सर्वबंधी अधिकार वह अधिकार होते हैं जो समान व्यक्तियों के विरुद्ध होते हैं, और व्यक्तिबंधी अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध होते हैं। यानी दोनों में डिफरेंट है, दोनों आप लोग अच्छे से समझिए इसको। और इसका संबंधित एक और आता है लैक्स फोरी। आखिर ये लैक्स फोरी क्या होती है? जब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे जैसे बोलता है कोई साक्ष्य विधि कैसी विधि है, तो ये एक लैक्स फोरी है। लैक्स फोरी का मतलब होता है स्थानीय विधि, यानी ऐसी विधि जहाँ का व्यक्ति है, जहाँ का लॉ उस पर लागू होता है, उसी लॉ के अनुसार, उसी विधि के अनुसार उस व्यक्ति पे ट्रायल चलेगा, उसकी स्थानीय विधि ही उस पर लागू होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं लैक्स फोरी बोलते हैं। तो ये श्रुति स्थानीय विधि बोलते हैं इसको, ये समझिए आप लोग। अब बात ये आती है, नेक्स्ट आता है 46। जब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो 1872 के अंतर्गत जब 46 पढ़ेंगे तो वहाँ बात करता है रेस इंटर एलिया एक्टा। ये श्रुति इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि वे तत्व जो विशेषकों की राय का खंडन और समर्थन करते हैं। रेस इंटर एलिया एक्टा वे तत्व जो विशेषकों की राय का समर्थन और खंडन करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा कि समर्थन और खंडन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे 2 व्यक्तियों को कोई पॉइजन दिया गया,
जब दो व्यक्तियों को कोई पॉइजन दिया जाता है तो कोई विशेषज्ञ उसकी राय लेते हैं, विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। जब विशेषज्ञ उसकी जांच करते हैं तो दोनों विशेषज्ञ को ये जांच दोनों करते हैं तो पता चलता है कि दोनों को जो पॉइजन दिया गया है वो एक ही दिया गया है, तो ये उसका समर्थन कर रहे हैं। और सपोज जस्ट ये मानिए कि अगर वो पॉइजन, दोनों विशेषज्ञ ये बताते हैं कि दोनों को पॉइजन अलग अलग दिया गया है, तो वो एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं कि इनको दूसरा दिया गया है, इनको दूसरा दिया गया है। तो ये श्रुति जो है इसी पे बेसिस है कि रेस इंटर एलिया एक्टा वे तत्व जो विशेषज्ञों की राय का समर्थन और खंडन करते हैं, ये श्रुति इस पे आधारित होती है। नेक्स्ट आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर जो सेक्शन 101 है। 101 बोलता है फैक्टा प्रोवेंडी। फैक्टा प्रोवेंडी का मतलब ये होता है सबूत का भार, वर्णन कभी नहीं बदलता। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर कोई एलिगेशन लगाता है कि ये व्यक्ति ने ये अपराध किया, तो वो व्यक्ति साबित करने का भार उस व्यक्ति पे रहता है। चलिए आप साबित करके दिखाइए, तो ये उस पे आधारित होता है। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 106। 106 इंडियन एविडेंस एक्ट से संबंधित है। वहां बोल रहा है रेस इप्सा लिक्विटर। इसका मतलब वो होता है वे तत्व जो विशेषता ज्ञात तत्व को साबित करने का भार। सपोज जस्ट हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा है, ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जब वो टिकट अपने पास रखता है तो वो वो विशेषता तत्व ज्ञात साबित करने का भार उस व्यक्ति पे ही रहता है कि वो टिकट दिखा भी सकता और जब नहीं भी दिखा सकता, तो विशेष तत्व ज्ञात करने का भार उस व्यक्ति पे ही रहता है। वहाँ टीटी आता है, टीटी बोलता है भाई साहब टिकट दिखाइए, तो जब तक वो टिकट नहीं दिखाएगा तब तक वो साबित करने का भार नहीं होगा। तो विशेषता ज्ञात तत्व उस व्यक्ति पे ही होता है। नेक्स्ट आता है 123। जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक श्रुति इंपॉर्टेंट है जो बोलता है सेलेस प्रोपेली सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब ये होता है कि लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि होती है। जो लोक कल्याण की भावना होती है उसको हम सर्वोच्च विधि मानेंगे। तो ये सेक्शन 123 से संबंधित है। अब नेक्स्ट आता है टॉट। अब हम लोग इतना ये हम लोगों ने अच्छे से श्रुतियां समझ ली, कुछ आईपीसी के अंतर्गत, कुछ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। अब हम टॉट में कुछ श्रुतियां समझ लेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब बात ये आती है कि टॉट आखिर क्या है। टॉट हम ये बोल सकते हैं कि ये एक बुरे कार्य होते हैं, ये अपकृत होता है, ये एक बुरे कार्य होते हैं। अब टॉट में जो विधिक क्षति के अंतर्गत ही आपको रिमेडी का प्रावधान किया गया है। एक बात आप लोग अच्छे से समझिएगा कि टॉट के अंतर्गत जब भी आपको कोई क्षतिपूर्ति दी जाएगी तो जब तक आपका विधिक क्षति नहीं होगी, जब तक आपको उपचार प्राप्ति नहीं होगी, यानी आपको विधिक क्षति होना ही होना मस्ट है। तो यहाँ पे बोला गया है, इन दोनों श्रुतियों को अच्छे से समझेंगे। बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं इसमें कि 95% स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए विधिक क्षति जो होती है वो टॉट के अंतर्गत ही, जब आपको विधिक क्षति होती है तभी आपको रेमेडी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। आप समझते हैं इंजूरिया साइन डैमने मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज, यानी जो क्षति हुई है वो बिना हानि के हुई है। जो क्षति हुई है उसको हम बोल सकते हैं कि बिना क्षति के हुई, बिना हानि के हुई है। तो जब यहाँ पे आपको बिना हानि की कोई क्षति होती है तो आपको विधिक क्षति होती है, तो यहाँ पे आपको उपचार मिलेगा। इसमें एक केस आया था, फेमस केस है जो सबको ही पता होना चाहिए। कभी इंटरव्यू, प्री मेंस या कहीं भी आपको पूछ सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये केस जब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर ये श्रुति पढ़ रहे हैं और ये केस आपने नहीं पढ़ा तो आपने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा।
ये केस है एसवी वर्सेस वाइट का मामला था। इसमें जो न्यायाधीश थे वो होल्ट थे। इस केस में यह कहा गया था कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा मत ना लेना विधिक क्षति हुई है, ना कि हानि। यहाँ उपचार उस व्यक्ति को मिलेगा। मतलब इसको ये समझिए कि एक व्यक्ति नहा धो के सुबह का टाइम था, वोट डालने जा रहा था। जब वोट डालने जाता है तो वहाँ निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को रोक दिया जाता है, उस व्यक्ति को वोट देने से वंचित कर दिया जाता है। उस व्यक्ति को जब वोट देने से वंचित कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति को विधिक क्षति हुई है, ना कि यहाँ हानि हुई है। तो भले वो व्यक्ति का जो कैंडिडेट हो वो जीत गया हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ पे उसको विधिक क्षति हुई है। तो ये केस इसी पे आधारित है, एसवी वर्सेस वाइट। इसके न्यायाधीश याद रखिएगा, इसके न्यायाधीश जो है वो होल्ट है, ये आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल। और इसमें क्या हुआ था, इन्होंने इसी पे केस पे एक श्रुति और निकाल दी थी कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। अर्थात आपकी विधिक क्षति हुई है तो आपको उपचार की भी, रेमेडी की भी व्यवस्था की गई है। यानी जहां अधिकार है वहां उपचार है, यूबी जस्ट ईवी रिमेडियम। यानी इसे होल्ड ने एसवी मामले में मान्यता प्राप्त की थी। जो न्यायाधीश थे होल्ड ने एसवी मामले में मान्यता प्राप्त की थी कि आपको उपचार प्राप्त होगा। तो ये केस इससे संबंधित है। इसका नेक्स्ट एक केस और आया था, म्युनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस असरपी लाल। ये भी केस इंपॉर्टेंट। ये देखिए दो केस, मैंने क्या कहा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप पे डिपेंड करता है। चाहिए तो आप उसमें बहुत सारे केस दिए गए, यानी आपको जो जिस एक्ट में, जो पेपर में संबंधित जो केस पढ़ने हैं बस वही उसकी जान पढ़नी है आपको। जब तक आप वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। जो इस श्रुतियों पे जो केस आधारित है वो दो केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यही कहूँगा कि दोनों केस, एक केस ये एसबी वर्सेस और एक ये म्युनिसिपल बोर्ड, ये दोनों केस इस श्रुति की जान है। आपको ये दोनों केस आना ही आना चाहिए। म्युनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस असरपी लाल का ये मामला था। इसमें क्या हुआ था कि मतदाता सूची से नाम निकाला गया और मत नहीं दे पाया वो व्यक्ति, तो उसको विधिक क्षति हुई, उसको उपचार प्राप्ति होगी। एक व्यक्ति क्या हुआ कि मतदाता सूची से उसका नाम ही काट दिया गया, उसको वोट डालने से वंचित कर दिया गया। तो जब वो वोट नहीं दे पाया तो उस व्यक्ति को विधिक क्षति हुई। यहाँ पे उसको विधिक क्षति हुई तो यहाँ टॉट के अंतर्गत उसको उपचार क्षतिपूर्ति उपचार मिलेगा। तो यहाँ पे म्युनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस असरपी लाल में ये मामला संबंधित है। अब नेक्स्ट आता है इसी का अपोजिट, डैमनम साइन इंजूरिया। अभी मैंने समझा क्या, इंजूरिया साइन डैमनम, तो दोनों का भी हम अंतर बताएंगे कि दोनों का अंतर क्या है, क्योंकि 95 स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। डैमनम साइन इंजूरिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डैमेज विदाउट इंजरिया, यानी आपको हानि हुई है, यानी बिना क्षति के। यहाँ पे आपको क्षति नहीं हुई है, आपको हानि हुई है। तो हानि होती है तो मैंने पहले ही बताया कि टॉट के अंतर्गत जब तक आपको विधिक क्षति नहीं होगी, जब तक उसकी रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। आप लोग अच्छे से बिल्कुल इस दिमाग में डाल लीजिए कि जब तक विधिक क्षति नहीं होगी, जब तक उस व्यक्ति को रेमेडी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हानि हुई है बिना क्षति के, यहाँ क्षति नहीं हुई है, हानि हुई है। तो इसमें क्या हुआ था, एक मामला था, संबंधित मामला था। जैसे मैंने ये जो दो केस पढ़े थे इसकी जान, इसी में एक केस इसका एक जान है, यानी ये आप लोग को आना ही आना चाहिए। ये केस था, इंपॉर्टेंट है, गोलेक्स्टर ग्रामर स्कूल का मामला था। इसमें इस केस का मामला ये था कि एक व्यक्ति का अच्छा खासा स्कूल चल रहा था, बहुत सारा अच्छा खासा स्कूल चल रहा था, उसके स्कूल में अच्छे खासे बच्चे आते थे, बहुत बच्चे आते थे, उसका बहुत अच्छा खासा स्कूल चल रहा था।
एक व्यक्ति ने सोचा क्यों ना मैं भी एक स्कूल खोल लूँ जस्ट इसके सामने, और मैं भी अपना स्कूल खोल के अपना अच्छा सा पढ़ाऊँगा बच्चों को। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, स्कूल खोल लिया उसके जस्ट सामने ही, और वो कुछ बच्चे जो यहाँ जाते थे वो बच्चे आधे से भी ज़्यादा उस वाले स्कूल में चले गए जिस व्यक्ति ने नया स्कूल खोला, जस्ट उसी के जस्ट सामने। जो व्यक्ति ने स्कूल खोला, उस व्यक्ति जो पहले स्कूल चला रहा था उसके बच्चे काफ़ी से भी ज़्यादा उसके यहाँ चले गए, उस बच्चे को हानि हो गई। उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि चलिए मैं इनके खिलाफ वाद दाखिल करूँगा। न्यायालय में वाद दाखिल किया। न्यायालय ने साफ साफ कहा कि आपको विधिक क्षति नहीं हुई है, आपको हानि हुई है। यहाँ टॉर्ट के अंतर्गत जब तक आपको विधिक क्षति नहीं होगी आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। तो न्यायालय ने कहा कि जैसा आपका स्कूल खोलने का अधिकार है वैसा उस व्यक्ति का भी स्कूल खोलने का अधिकार है। सपोज जस्ट एक एग्जांपल और समझिए, जैसे कोई भी व्यक्ति दुकान खोलता है, उस परचून की उसके जस्ट सामने कोई व्यक्ति दुकान दूसरा खोल लेता है। वो व्यक्ति क्या करता है कि उसके यहाँ कस्टमर जो जा रहे थे वो कस्टमर अब उसी के यहाँ जाने लगे, दूसरे के वाले के यहाँ। तो आप ये नहीं कि न्यायालय में वाद दाखिल करेंगे, क्योंकि अगर आप भी दुकान खोल सकते हैं, आपका भी अधिकार है, तो वो अधिकार उस व्यक्ति का भी है, सामने वाले का। तो यहाँ पे ये केस जो है इम्पोर्टेंट है। गोलेक्स्टर ग्रामर स्कूल का मामला था, ये आप लोग याद करिएगा, ये केस इम्पोर्टेंट है। एक केस और आता है, मेयर ऑफ बेडफोर्ड वर्सेस व्हीकल्स का मामला था। इस केस में जो न्यायाधीश थे मैकनाटन थे। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर हमने मैकनाटन का वाद कहाँ पढ़ा था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मैकनाटन का वाद हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था। अगर आप लोगों ने आईपीसी पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको जरूर पता होगा कि मैकनाटन का वाद हमने कहाँ पढ़ा था। ये फेमस है न्यायाधीश मैकनाटन। इसमें यह कहा गया था कि कोई विधि पूर्व कार्य मात्र इसलिए विधि विरुद्ध नहीं बन जाते क्योंकि वह बुरे प्रयोजन से न किए गए हो। कोई भी कार्य विधि विरुद्ध इसलिए नहीं बन जाते जब तक वो कोई कार्य बुरे प्रयोजन से न किए गए हो। इसका मतलब एक ये केस आया था चेंसमोर वर्सेस रिचर्डसन का मामला था। ये कुआं का मामला था कि एक व्यक्ति क्या होता है, अपने चार दीवारी के अंदर आंगन के अंदर एक कुआं बढ़िया अच्छा खासा उसका कुआं था। वो क्या था, उस कुएं से पानी पीते थे, उसके जितने गांव वाले आसपास मोहल्ले के थे वो उस कुएं से पानी ले जाते थे। वो जबकि उसके घर के अंदर आंगन पे ही कुआं था। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो जो कुआं था उसको चार दीवारी के अंदर कर लिया, उसको घेरा लगा के अंदर कर लिया, ताकि वो मेरे जगह पे है तो मैं उसको घेरा लगा के अंदर कर लूँगा। कुछ व्यक्तियों ने क्या किया, उस व्यक्ति के खिलाफ वाद दाखिल कर दिया कि इन्होंने मुझे पानी पीने से वंचित किया, रोका, मैं इनके खिलाफ वाद दाखिल करूंगा। तो माननीय न्यायालय ने यह कहा कि उसने अपने घर पे कुआं बनाया जो कि आपको हानि हुई है, आपको विधिक क्षति नहीं हुई है। भाई वो व्यक्ति क्या है कि वो अपने घर के अंदर कुआं रखता है, वो अपना चार दीवारी के भी अंदर करता है, तो वो उसका अधिकार है। आप भी अपने घर के अंदर बना सकते। तो ये कुआं संबंधित मामला था जो मैंने इस केस में संबंधित बताया। तो ये जो केस है इसी संबंधित है कि कोई विधि पूर्व कार्य मात्र इसलिए विधि विरुद्ध नहीं बनते हैं, नहीं बन जाता जबकि क्योंकि वह बुरे प्रयोजन से ना किया गया, उसका कोई बुरा प्रयोजन नहीं था। तो ये इसमें संबंधित है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि टॉर्ट के अंतर्गत जो आशय हेतु और विदेश पूर्व जो होता है ये टॉर्ट के अंतर्गत मान नहीं होता है। आप लोग इतना अच्छे से समझ लीजिए, जो आशय हेतु विदेश पूर्व होता है ये ओनली क्रिमिनल लॉ में मान होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने कुछ श्रुतियाँ जो हैं इम्पॉर्टेंट समझी। अच्छा, एक बात और आती है कि बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं
कि इंजूरिया साइन डेमनम या डेमनम साइन इंजूरिया, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंट है। पहले इंजूरिया साइन डेमनम आती है या डेमनम साइन इंजूरिया आती है, इसको बिल्कुल सीरीज से आप लोग याद करिएगा। हम एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। देखिए पहले क्या होता है कि पहले इसका शब्द आ रहा है ई आता है, इसके बाद आता है डी, तो हम क्या करते हैं, इंजूरिया साइन डेमनम, यानी यहां क्षति हो रही बिना हानि के, तो पहले जो है ये ई आती, ई बिना इंजूरिया साइन डेमनम, यानी जहां ई आ जाए, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, जहां ई आ जाए तो इंजूरिया साइन डेमनम, यानी यहां क्षति हुई है, हानि नहीं हुई है। तो ये ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, याद करने के लिए समझ सकते हैं। अब डी आता है, डी जो आता है वो यहाँ पे आपको डैमेज हुआ है, डैमेज मतलब होता है हानि हुई है, यहाँ पे आपको क्षति नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपको विधिक क्षति नहीं हुई, तो यहाँ पे आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि डी डैमेज, और डैमेज मतलब होता है हानि, और ई मतलब इंजूरिया, इंजूरिया मतलब होता है क्षति, यानी क्षति पहले आती है, ये क्षति से संबंधित है और ये हानि से संबंधित है। तो दोनों का अंतर आप लोग इसको ऐसे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से लेक्चर समझ